नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अपना भोजन समाज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं नाग पंचमी से कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे मनुवादियों ने छुपा रखा था। मनुवादियों के गपुड़ कथाओं में कहते हैं कि कालिया नाम का एक विशाल नाग सभी नागों का राजा था। वह यमुना नदी में निवास करता था, जिसका विष इतना भयंकर था कि यमुना नदी विषाक्त हो गई थी, जिसके पानी से आसपास की फसलें नष्ट हो रही थी और उसका पानी पीने वाले पशु मर रहे थे। तब कृष्ण ने कालिया नाग को मार पीट करके यमुना नदी से भगा दिया और पाताल लोक में भेज दिया। इस प्रकार लोगों को उसके भय से मुक्त कराया। उसके बाद से ही नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा ने शेष नाग को पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने की आज्ञा दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देश के पर्वतीय देशों में नाग पंचमी की पूजा बहुतायत मात्रा में होती है। ये बातें एक विशेष धर्म से संबंधित है, लेकिन भारत के पुरातात्विक विश्लेषण के आधार पर नाग और नागलोक का हकीकत कुछ और ही पाया जाता है। यदि आप भाषा विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो आप पुरातात्विक सबूतों को और भाषा विज्ञान में काफी समानता पाएंगे। और यदि आप विदेशी आगंतुकों की यात्रा विवरण और बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि पुरातात्विक सबूत, भाषा विज्ञान, विदेशी आगंतुकों का यात्रा विवरण की सभी जानकारियां एक जैसी हैं। और जब आप बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे, तो यहाँ का दिया हुआ जानकारी भी पुरातात्विक सबूत, भाषा विज्ञान, विदेशी आगंतुकों के यात्रा विवरण की जानकारी से काफी हद तक मिलता-जुलता है। ये सब एक ही गवाही करते हैं कि गपोड़ कथाओं में कही जाने वाली कहानियां मात्र बहुजनों को गुमराह करके उन्हें अनपढ़ गंवार बनाकर उनके सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और धन संपदा पर अपना अधिकार जमाने के लिए एक विशेष तरह की मानव प्रजाति का यह कूटनीतिक चाल है, जिसमें से नाग, नागलोक, नागपंचमी ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत बहुजनों की सत्ता, संस्कृति और सभ्यता को हड़पने के लिए रचा गया है और बहुजनों के मूल इतिहास को दबाकर उसी के नींव पर मनुवाद का महल खड़ा किया गया है। जब से बहुजन समाज के लोग पढ़ने लग गए हैं, तब से बहुत से मनुवादी, पाखंडवादी त्योहारों और परंपराओं में मिलावट का पर्दाफाश होने लगा है। जैसे कि बुद्ध के समय से पहले भी भारतवर्ष में समण परंपरा को माना जाता रहा है। उस समय कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। इसी परंपरा से कई ऋषि-मुनि जन्म लिए थे, जिन्होंने मानव सभ्यता को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत से नियम बनाए थे। आगे चलकर बुद्ध ने जीवन की वास्तविकता का खोज किया, जिसे उन्होंने धम्म का नाम दिया था। इसी धम्म के बल पर अपना भारत देश लगभग 1000 साल तक विश्व गुरु बना रहा। परंतु बाद में मनुवादियों ने बुद्ध के धम्म को सीख करके उनके धम्म को ही बदल दिया और एक नया नाम दिया धर्म। और इस धर्म के बल पर उन्होंने धर्म की नई दुकान खोल दिया। इसी क्रम में भारत के इन मनुवादी इतिहासकारों ने नागों को सांप घोषित कर दिया और परिणाम हुआ कि नागवंश के बड़े-बड़े राजाओं के नाम इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। यह यूनिवर्सल सत्य है कि किसी समय में भारत में नाग प्रजाति के लोगों का शासन रहा है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मगध साम्राज्य जो भारत का बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहाँ पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ करता था। तो ये शिशुनाग कौन थे? शिशुनाग तो नाग डायनेस्टी के राजा थे। बहुत सारी किताबों में शिशुनाग की जगह पर शिशुनाग मिलेगा। आप कोरेगांव स्मारक को देखिए, कोरेगांव स्मारक पर जो शहीदों का नाम लिखा हुआ है, उसमें से लगभग 20 नाम ऐसे मिलेंगे जिनके अंत में नाग शब्द है। आप जाकर के देखिए, ये नाग वही लोग हैं जो कोरेगांव के स्मारक पर दर्ज हैं। ऐसे 20 नाम हैं जो नागवंशी थे। आप भाजे जाइए, भाजे की गुफाओं में जाइए, भाजे जाइए, पावनी जाइए, कान्हेरी जाइए, कार्ले जाइए, जुनार जाइए, नासिक में जाइए। ये जितनी गुफाएँ हैं, इसमें रिटन में है, इसमें लिखित है। इन तमाम गुफाओं में नागवंशीय राजाओं के नामों की संख्या काफ़ी अधिक है। नागवंशी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ये लोग बड़े-बड़े दानदाता रहे हैं। आप इन गुफाओं के शिलालेखों पर पढ़िए, उन लिखे हुए शब्दों को पढ़िए, भाजे के शिलालेखों को पढ़िए, पौनी के शिलालेखों को पढ़िए, कान्हेरी के, कार्ले के, जुनार के, नासिक की गुफाओं के दीवारों पर लिखे हुए नामों को पढ़िए। ये दानदाता कौन थे? आपको दानदाताओं के नाम के अंत में नाग मिलेगा, कहीं-कहीं नाग मिलेगा। ये वही नागवंशी लोग थे। यह मामूली बात नहीं है कि धर्म के फैलाव के लिए इतने बड़े-बड़े पैमाने पर लोगों ने दान दिया था। ये भारत में नागों की जो धाक थी, वो पूरे भारत में थी। मैं आपको मेडिवल एज के मध्यकालीन भारत का उदाहरण दे रहा हूँ। अकबर के ज़माने में अबुल फज़ल नाम के एक लेखक हुए थे, जिन्होंने आईन-ए-अकबरी नाम के ग्रंथ की रचना किया था। अबुल फज़ल ने आईन-ए-अकबरी में लिखा है कि सिर्फ़ जम्मू-कश्मीर में शिव के मंदिरों की संख्या 45 है, दुर्गा के मंदिरों की संख्या 22 है, जबकि आप जानते हैं कि नाग मंदिरों की संख्या वहाँ कितनी थी?
अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है कि उस समय अकबर के ज़माने में नाग मंदिरों की संख्या 700 थी। ये तो अकबर के ज़माने की बात है। तो आप विचार करिए कि बाकी के राज्यों में नाग मंदिरों की संख्या कितनी रही होगी। उस समय नाग राजाओं की क्या धाक रही होगी। भारत में जो हिंदू महिलाएं मांग में जो सिंदूर लगाती हैं और जो सिंदूर लगाने की परंपरा है, वह सिंदूर की खोज तो इन्हीं नाग लोगों ने की थी। सिंदूर नाम का जो पर्यायवाची शब्द है, उससे इस बात का पता भी चलता है कि सिंदूर की खोज इन्हीं नाग लोगों ने किया है। आप भाषा साहित्य की डिक्शनरी खोलकर देखिए, तो आप पाएंगे कि सिंदूर का एक नाम नाग संभूत है और दूसरा नाम नाग संभव है। नाग संभव का मतलब क्या हुआ? यही ना कि सिंदूर को नागों ने उत्पन्न किया या उसकी खोज की। इसीलिए सिंदूर का एक नाम नाग संभव है। सिंदूर का एक नाम नागज भी है। नागज का शब्दकोश देखिएगा, आप पाएंगे कि नागज मतलब नागों के द्वारा जन्म किया हुआ, नागों के द्वारा पैदा किया हुआ। जैसे पंकज का जलज होता है ना, उसी प्रकार नागज मतलब नागों ने इसे जन्म दिया और नागों के साथ सिंदूर कुछ ऐसा घुल मिल गया कि इनको नाग रेणु कहा गया। रेणु मतलब चूर्ण, और सिंदूर क्या होता है? सिंदूर चूर्ण होता है। इसलिए सिंदूर को नाग रेणु कहा गया और नाग चूर्ण भी कहा गया। और सिंदूर का वास्तविक कलर कैसा होता है? वास्तविक कलर होता है पीलापन लिए हुए लाल, अर्थात नारंगी रंग, ऑरेंज कलर। तो नारंगी रंग कैसे बना? ये नारंगी शब्द आया कहाँ से? यह आया है नागरंगी से। नागों के रंग से आया है, नागों के नाम पर बना है नागरंगी, क्योंकि नागों ने इसे खोजा था। नागरंगी से बहुत सारे रंगों का आविष्कार हुआ है। जो नागों ने किया है नागरंगी, वही अब नारंगी बन गया है। अब नागों के कुछ और कार्यों का जिक्र कर रहा हूं। पान तो आप बहुत सारे लोगों ने खाए होंगे या अभी भी बहुत सारे लोग खाते हैं। तो पान के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि पान को लोकप्रिय बनाने के लिए नागों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह बात गलत नहीं है। पान की खेती तो भारत में ऑस्ट्रिक लोग लेके आए थे, लेकिन भारत में पान को लोकप्रिय बनाने का श्रेय नागों को जाता है। इसलिए पान के लिए जो पर्यायवाची शब्द है, वो हमारी डिक्शनरी में नागों से जुड़ी हुई है। वो ऑस्ट्रिकों से जुड़ी नहीं है, वो द्रविड़ों से जुड़ी नहीं है। जैसे पान को क्या कहा जाता है? नागपर्णी। पर्णी मतलब पत्ता, अर्थात नाग का पत्ता। नागपर्णी, नागबेल, नागरबेल मतलब नाग की लता, नागवली या नागवलरी या नागरबेल। पान की जो लता होती है उसको नागरबेल कहते हैं। यहाँ से आप देखिए, यह बहुत क्लियर होगा। जैसे कि भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं हमार गांव। हमार गांव मतलब कि गांव पर हमारा अधिकार है, यह मेरा ही गांव है। हमार में जो आ रहा है, आर आ रहा है, वही है संबंधवाचक, वही संबंध कारक शब्द है जो किसी चीज पर, किसी जगह पर, इस बात पर अधिकार दिखाता है। इसी तरह नागर बेल माने नाग की बेल। बेल पर नागों का अधिकार है, नागों ने उसको नाम दिया है। और यही चीज नागरी लिपि में भी है, जिसको भाषा वैज्ञानिक अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। कभी कुछ जोड़ देते हैं और कभी कुछ और जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नागरी लिपि का मतलब हुआ है हमारी लिपि, नागों की लिपि। यहाँ री शब्द संबंध सूचक है। जैसे तुम्हारी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा घर, हमारे लोग, इसमें रा रे री संबंध कारक है। इसी प्रकार नागरी लिपि का मतलब है नाग की लिपि। जबकि ये भाषा वैज्ञानिक इसका अर्थ का अनर्थ करते हैं, वो कहते हैं देवताओं के नगर की लिपि है। इस प्रकार नागरी लिपि को जो भारत के नागों ने उत्पन्न किया था, उसको देवताओं की लिपि बताते हुए इसका मनुवादीकरण कर दिया है। जो धम्म लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, यह नागों की ही देन है। इन्हीं नाग लोगों ने एक से बढ़कर एक खोज किया। इन्हीं नाग लोगों ने कृषि का खोज किया, इन्हीं लोगों ने युद्ध कला का खोज किया है, अस्त्र शस्त्रों का खोज किया है। इन्हीं लोगों ने मूर्ति कला का, चित्रकारी का, आभूषण बनाने का, वस्त्र बनाने की कला का आविष्कार किया है। और ऐसे बहुत से ऐतिहासिक खोज किया है जिससे लोगों का जीवन बदला है। और इन्हीं नाग लोगों को मनुवादियों ने सांप घोषित कर दिया और एक नया मनगढ़ंत इतिहास बना दिया, जिसमें कपोल कथाओं के माध्यम से यह बताने लगा कि नागपंचमी के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से, सांप को दूध पिलाने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस प्रकार एक पूरी नागवंशी सभ्यता का पूरा इतिहास ये मनुवादी लोग निगल लिए। जानकारी अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।